हम MPS 003 भारत लोकतंत्र और विकास का दूसरा चैप्टर विकास प्रतिमान विषयक बहस पढ़ रहे थे। ये दूसरे चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा। आज हम पढ़ेंगे 2.9 राजनीतिक बहस। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। इनके ही द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें 1 लाख रुपए से अधिक के व्यापार लाभ पर 25% का कर लगाया गया। इसका उद्देश्य दौलतमंद भारतीयों की खर्चीली आदतों पर रोक लगाना था। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि दौलतमंद भारतीयों के खर्चों पर रोक लगाने की क्या आवश्यकता है। इसके कारण को समझने के लिए आपको मुद्रास्फीति को समझना होगा। इसे मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो मुद्रास्फीति क्या है? आमतौर पे बोलचाल की भाषा में इसे महंगाई कहा जाता है। इसी का एक प्रकार होता है मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होती है? जब मांग में वृद्धि के कारण वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो तो उसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर त्योहारों के समय फल आदि की कीमतें बढ़ जाती हैं, जैसे नवरात्रि, छठ इत्यादि के समय। कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फलों की मांग में अचानक वृद्धि हो जाती है। तो जैसे ही फलों की मांग में वृद्धि होगी तो क्या होगा? कीमतों में ही वृद्धि हो जाएगी। तो इसे ही क्या होगा? मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि किसी को डाउट हो तो वो कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं कि लियाकत अली खान द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से टैक्स की दर को 25% कर दिया गया, जिससे अमीर भारतीयों के पास अधिशेष कम हो। कहने का मतलब है कि कोई ज़्यादा खर्च कब करता है? जब उसके पास ज़्यादा पैसे हो। तो यदि अब 25% टैक्स लगा दिया जाएगा तो जो व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाएगा तो उसे 25,000 टैक्स जमा करना होगा। ऐसे में जहां उसके पास खर्च करने के लिए 1 लाख थे, वहीं टैक्स लगने के बाद 75,000 ही होंगे। तो जब पैसे कम होंगे तो खर्च भी कम होगा, और जब खर्च कम होगा तो मांग भी कम होगी, और जब मांग कम होगी तो मांग जनित मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई भी क्या होगी? कम होगी। यानी मांग के कारण उत्पन्न होने वाली महंगाई कम हो जाएगी। ठीक है। परंतु क्या हुआ कि कांग्रेस द्वारा यह कहकर इस बजट का विरोध किया गया कि इस बजट का लक्ष्य उन व्यापारियों को हानि पहुंचाना है जो कांग्रेस का समर्थन करते हैं। लियाकत अली खान मुस्लिम लीग में थे, इसीलिए कांग्रेसियों द्वारा उन पर यह आरोप लगाया गया कि ये कांग्रेस को कमजोर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब इस बात से मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच क्या हो गया? फूट पड़ गई, और उस फूट को बढ़ावा मिला। फूट तो पहले से ही पड़ी थी, तो उसको क्या हुआ? और बढ़ावा मिला, जो देश को विभाजन की तरफ ले जाने वाले मुख्य कारकों में एक रहा। ठीक है। तो ये एक टॉपिक, इधर एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है, दूसरा पैरा, कि प्रारंभ में कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति द्वारा विभाजन के इस फैसले को राष्ट्रीय उन्नति के लिए आवश्यक माना गया और माउंटबेटन प्रस्ताव का स्वागत किया गया। परंतु दिसंबर 1947 में कम्युनिस्ट पार्टी ने यू टर्न ले लिया एवं माउंटबेटन योजना की आलोचना करते हुए इसे एक कायरतापूर्ण आत्मसमर्पण करार दिया। ठीक है। इसके पश्चात कांग्रेस में फूट देखी गई। एक एक करके कई दल इससे बाहर निकल गए, कई व्यक्ति अलग हुए हैं। इसे हम एक पॉइंट के रूप में देख सकते हैं। जैसे पहला, 1947 में फॉरवर्ड ब्लॉक ने कांग्रेस छोड़ दी। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। 28 फरवरी 1947 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने अपने नाम से
कांग्रेस शब्द हटा लिया। अर्थात जैसे पहले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था, तो अब कांग्रेस हटा के केवल सोशलिस्ट पार्टी रह गई। मार्च 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस की सदस्यता यह कहते हुए त्याग दी कि कांग्रेस द्वारा महात्मा गांधी की सुरक्षा की उपेक्षा की गई, अर्थात उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। यही कारण रहा कि उनकी हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को। तो ये कहते हुए पटेल साहब ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जितने विधायक थे उनके द्वारा भी इस्तीफा दे दिया गया। हालांकि उसके बाद जब पुनः चुनाव हुआ तो वे सभी हार गए। जयप्रकाश नारायण द्वारा तो संविधान की ही आलोचना कर दी गई। उन्होंने कहा कि ये जो संविधान बनाया गया है बहुत ही बेढंगा और प्रेरकहीन है, यानी यह प्रेरणा नहीं देता है। तो इसी के साथ राजनीतिक बहस टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक से पहले जिन भाइयों ने पहले एवं दूसरे दोनों चैप्टर का वीडियो देखा है वे कमेंट में ये बताने का कष्ट करें कि पढ़ाने का कौन सा तरीका बेहतर है, पहले चैप्टर वाला या दूसरे चैप्टर वाला। ठीक है। और अगला और लास्ट टॉपिक है भारतीय संविधान सभा का लक्ष्य संकल्प। तो भारतीय संविधान सभा के लक्ष्य संकल्प को समझने का सबसे बेहतर तरीका होगा भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना। तो आइए सबसे पहले तो देखते हैं कि प्रस्तावना क्या है। तो सबसे पहले मैं प्रस्तावना पढ़ देता हूँ, इसके बाद शॉर्ट में इसे समझा दूंगा क्योंकि अगले चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ना है। तो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। चूँकि अगले चैप्टर में हमें संविधान की प्रस्तावना को डिटेल में पढ़ना है तो हम अभी इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं। इससे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा जो भारतीय संविधान सभा का लक्ष्य संकल्प है। ठीक है। तो भारतीय प्रस्तावना को समझने के लिए हम इसे 4 भाग में बांट सकते हैं। पहला जैसे कि है हम भारत के लोग, तो यानी शक्ति का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग। तो पहला पार्ट हो गया शक्ति का स्रोत, यानी हम भारत के लोग, यानी जो संविधान बना रहा है कौन बना रहा है, इसकी शक्ति कहाँ से आ रही है, तो भारत के लोगों से। उसके बाद करते हैं कि भारत का स्वरूप कैसा होगा। तो ये भी प्रस्तावना में बता दिया गया है कि भारत का स्वरूप कैसा होगा, यानी भारत कैसा होगा राजनीतिक रूप से। तो कह रहा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी संप्रभु होगा। संप्रभुता का मतलब होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि अपने आंतरिक और बाह्य फैसले लेने के लिए स्वतंत्र। ठीक है। और नेक्स्ट है समाजवादी। इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान सभा में प्रस्तावना में जोड़ा गया, इससे पहले ये नहीं था। तो इसमें इसका अर्थ होता है एक जो भारत का समाजवाद है ये थोड़ा भिन्न है। जैसे अभी इस टॉपिक में हम इसी चैप्टर में हमने पढ़ा पूंजीवाद समाजवाद, तो वही समाजवाद एक व्यवस्था है जिसमें क्या किया जाता है, लोक कल्याण पर बल दिया जाता है। हालांकि ये लोकतांत्रिक समाजवाद है, ये लेनिन और मार्क्स का समाजवाद नहीं है। ठीक है। तीसरा है पंथ निरपेक्ष। ये पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य द्वारा किसी भी धर्म के पक्ष में कार्य नहीं किया जाएगा। ठीक है। चौथा है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब है कि जनता द्वारा सरकार चुनी जाए। और चौथा है लास्ट और पांचवा है गणराज्य। गणराज्य यानी रिपब्लिक जो होता है जिसमें जो मुख्य जो उसका सबसे ऊंचा शासक होता है, यानी जो उसका मुख्य शासक होता है यानी सर्वोच्च शासक होता है, उसका क्या हो, चुनाव हो, वो वंशानुगत न हो। जैसे भारत में सर्वोच्च शासक कौन है, राष्ट्रपति, इसका चुनाव होता है। इसी तरीके अमेरिका में सर्वोच्च शासक कौन है, राष्ट्रपति, चुनाव होता है। तो अमेरिका और भारत क्या है, रिपब्लिक भी है, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक है। जबकि यदि
ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में क्या होता है, वहाँ पे चुनाव नहीं होता है, वहाँ पे राजा होता है, वहाँ का जो सर्वोच्च शासक होता है राजा होता है। प्रधानमंत्री तक का चुनाव होता है, भले ही राजा को बहुत कम शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन राजा का चुनाव वहाँ पे नहीं होता है। तो वो डेमोक्रेटिक तो है, वो लोकतांत्रिक तो है, लेकिन रिपब्लिक नहीं है, यानी गणराज्य नहीं है। और तीसरा जिस पे बल दिया गया वो था लक्ष्य। लक्ष्य क्या था, तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय यानी छुआछूत नहीं किया जाएगा, सबको समान अवसर प्रदान किया जाएगा। तीसरा क्या था, आर्थिक न्याय यानी सबको निश्चित जॉब देने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। और राजनीतिक न्याय कि सबको चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता होगी, वोट देने की स्वतंत्रता होगी। अब कहते दूसरा पार्ट है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कैसी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, ठीक है। तीसरी बात है कि समता। समता कैसी, प्रतिष्ठा और अवसर की, ठीक है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करता है। उसके बाद कहता है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व, यानी राष्ट्र को एक अखंडित ना हो, कभी कोई अंग टूटे नहीं है, इसके लिए क्या हो, बंधुत्व की आवश्यकता पर बल दिया गया। और तिथि जो डेट बताई गई, चौथा पार्ट है, वो है 26 नवंबर 1949 को। तो इसी के साथ जो है शॉर्ट में प्रस्तावना हमने डिस्कस किया, और अगले चैप्टर में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। इसी के साथ जो ये दूसरा चैप्टर है वो समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। इसी का धन्यवाद।